नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश जहांगीर और एक बार आपका फिर से स्वागत है हिंदी व्याकरण की ऑनलाइन क्लास में। प्रिय विद्यार्थियों, हमने पिछली कक्षा में सर्वनाम बिंदु को लेकर चर्चा की थी। आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए एक नया बिंदु प्रारंभ करेंगे जो आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु होगा। प्रिय विद्यार्थियों, हमारी कक्षा का जो मुख्य उद्देश्य रहेगा वो कम से कम समय में संपूर्ण बिंदु के बारे में गहनता पूर्वक अध्ययन करना रहेगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। आज का जो नया बिंदु है वो है विशेषण। विशेषण बिंदु के बारे में चर्चा करें उससे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने संज्ञा बिंदु आपको पढ़ाया तो संज्ञा का जो मुख्य उद्देश्य था वो था नाम का बोध करवाना। फिर से जो अगला बिंदु था वो था सर्वनाम, यानी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। आज बात करेंगे विशेषण बिंदु के बारे में। तो विशेषण की जो परिभाषा होगी वो होगी संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। बात करें उदाहरण से समझने की, किस प्रकार से संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताएंगे। नेहा होशियार है। तो यहाँ नेहा शब्द अपने आप में संज्ञा शब्द है, होशियार शब्द यहाँ विशेषण है। एक बात का विशेष ध्यान रखें, विशेषण बिंदु पढ़ते समय हम इसे संज्ञा नाम ना देकर एक नया ही नाम देंगे, उसे कहेंगे विशेष्य। यानी हिंदी में इसे एक नया ही नाम दिया गया है विशेष्य, जिसके बारे में कुछ कहा जाता है या बताया जाता है उसे विशेष्य कहते हैं। यहाँ संज्ञा नाम ना देकर इसे नया नाम देंगे विशेष्य। तो यहाँ नेहा शब्द विशेष्य हो जाएगा, होशियार शब्द विशेषण हो जाएगा। अगर प्रिय विद्यार्थियों यहाँ बहुत शब्द जोड़ दिया जाए या यहाँ समझने की कोशिश करें, यहाँ जैसे मैंने बहुत शब्द अगले उदाहरण से देखेंगे, जैसे नेहा बहुत होशियार है। तो यहाँ नेहा शब्द है विशेष्य है, होशियार शब्द है विशेषण, और ये बहुत जो शब्द है ये कहलाएगा प्रविशेषण। अब इसे प्रविशेषण क्यों कहा जाता है? क्योंकि विशेषणों की भी विशेषता बताने वाले शब्दों को हिंदी में प्रविशेषण कहा जाता है। एक विशेष बात का ध्यान रखें, हिंदी में एक महान विद्वान हुए डॉक्टर कामता प्रसाद गुरुजी। कामता प्रसाद गुरुजी ने प्रविशेषण को एक नया ही नाम दिया, अंतर विशेषण। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि प्रविशेषण को अंतर विशेषण कहने वाले विद्वान का क्या नाम है, तो आपका उत्तर होना चाहिए डॉक्टर कामता प्रसाद गुरुजी। बात करें विशेषण के प्रकार के बारे में। विशेषण के प्रकार, विशेषण के 5 प्रकार होते हैं। विशेषण के 5 प्रकार पता करने के लिए हम एक बहुत ही सुंदर ट्रिक का सहारा लेंगे जो इस प्रकार से है। गुणा की गई व्यक्तियों की संख्या का सार्वनामिक परिमाण 2। गुणा की गई व्यक्तियों की संख्या का सार्वनामिक परिमाण 2। इस ट्रिक के माध्यम से हम विशेषण के 5 प्रकार का पता करेंगे। जैसे गुणा से बनाएंगे गुणवाचक विशेषण, गुणा से बनाएंगे गुणवाचक विशेषण, व्यक्तियों से बनाएंगे व्यक्तिवाचक विशेषण, संख्या से बनाएंगे संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक से बनाएंगे सार्वनामिक और इसी का दूसरा नाम है संकेतवाचक विशेषण, और परिमाण से बनाएंगे परिमाणवाचक विशेषण। तो विशेषण के 5 प्रकार
5 प्रकार का पता इस प्रकार से करेंगे। अब एक एक का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। 5 प्रकार का पता करने के बाद हम एक एक प्रकार के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम गुणवाचक विशेषण के बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले विशेषण का जो पहला प्रकार है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण की परिभाषा होगी वे विशेषण शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु की गुण, दोष, दशा, दिशा, स्थिति, रंग, रूप, आकार, गंध आदि की विशेषता बताते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। यानी वे विशेषण शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु की गुण, दोष, दशा, दिशा, स्थिति, रंग, रूप, आकार, गंध आदि की विशेषता बताते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे अनिल मोटा है, तो यहाँ अनिल शब्द होगा विशेष्य, मोटा शब्द होगा विशेषण। अगला उदाहरण देखें, मीठा आम, तो यहाँ आम की विशेषता बताई जा रही है, तो आम शब्द होगा विशेष्य, मीठा शब्द होगा विशेषण। अगला उदाहरण देखें, सुरेश चतुर है, तो विशेषता बताई जा रही है सुरेश की, सुरेश होगा विशेष्य, चतुर शब्द होगा विशेषण। विद्यार्थी गुणवाचक विशेषण की सबसे मोटी जो पहचान या सबसे मुख्य पहचान होती है, अगर किसी वाक्य में कैसा या कैसी लगाने पर, किसी वाक्य में कैसा या कैसी जोड़ने पर अगर हमारे को उत्तर की प्राप्ति हो जाती है तो वहां गुणवाचक विशेषण माना जाता है। अगर उत्तर की प्राप्ति नहीं होगी तो जो 5 प्रकार में से 4 बच गए, उनमें से कोई एक माना जाएगा। जैसे प्रयोग करके देखते हैं, अनिल कैसा है, तो हमारा जो उत्तर होगा मोटा, तो ये जो उत्तर मिला वही गुणवाचक विशेषण। आम कैसा है, उत्तर मिला मीठा, तो यहाँ होगा गुणवाचक विशेषण। इसी प्रकार सुरेश कैसा है, तो यह उत्तर मिलेगा चतुर, तो यही हमारा क्या हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। अब चर्चा करते हैं विशेषण के अगले प्रकार के बारे में। विशेषण का दूसरा प्रकार है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण नाम से ही पता चल रहा होगा कि किसी संख्या की स्थिति का बोध होगा, तो इसकी जो परिभाषा होगी वे विशेषण शब्द जो किसी संख्या की निश्चित व अनिश्चित स्थिति का बोध करवाते हैं। वे विशेषण शब्द जो किसी संख्या की निश्चित व अनिश्चित स्थिति का बोध करवाते हैं, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण के 2 प्रकार होते हैं। एक नंबर पे निश्चित संख्यावाचक, नंबर 2 अनिश्चित संख्यावाचक। सबसे पहले हम 1 नंबर के बारे में चर्चा करेंगे, निश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक विशेषण
इसकी जो परिभाषा होगी, वे विशेषण शब्द जो किसी निश्चित संख्या का बोध करवाते हैं। वे विशेषण शब्द जो किसी निश्चित संख्या का बोध करवाते हैं उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मेरे पास 2 पेन हैं, तो यहाँ पेन की विशेषता बताई जा रही है। पेन शब्द हो जाएगा विशेष्य, तो एक संख्या है और संख्या भी हमारे पास निश्चित है। निश्चित संख्या होने की वजह से यहाँ निश्चित संख्यावाचक विशेषण माना जाएगा। जैसे अगला उदाहरण देखते हैं, मेरी कक्षा में 40 छात्र हैं। यहाँ छात्रों की विशेषता बताई जा रही है, तो छात्र शब्द हो जाएगा विशेष्य। 40 एक निश्चित संख्या है। निश्चित संख्या होने के कारण यहाँ जो विशेषण माना जाएगा निश्चित संख्यावाचक विशेषण। बात करें विशेषण के दूसरे प्रकार अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण की। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, इसकी जो परिभाषा होगी वो निश्चित संख्या की जस्ट विपरीत होगी या अपोजिट होगी। जैसे वे विशेषण शब्द जो किसी निश्चित संख्या का बोध नहीं करवाते। वे विशेषण शब्द जो किसी संख्या की निश्चित संख्या का बोध नहीं करवाते उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मेरे पास कुछ पेन है। मेरे पास कुछ पेन है, विशेषता पेन की बताई जा रही है और संख्या निश्चित नहीं होने की वजह से यहाँ जो विशेषण माना जाएगा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण माना जाएगा। इसी प्रकार अगला उदाहरण देखेंगे, मेरी कक्षा में बहुत छात्र हैं। मेरी कक्षा में बहुत छात्र हैं, तो यह बहुत शब्द अपने आप में अनिश्चित संख्या का बोध करवाता है। अनिश्चित संख्या का बोध करवाने के कारण यहाँ जो प्रकार माना जाएगा या जो विशेषण माना जाएगा वो होगा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। फिर विद्यार्थियों संख्यावाचक और संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो कुछ शब्द तो निश्चित संख्या का बोध करवाते हैं, कुछ अनिश्चित का बोध करवाते हैं। जैसे वो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और विद्यार्थी अधिकांशतः इससे भ्रमित हो जाते हैं और अपना उत्तर जो होता है गलत हो जाता है। जैसे मैंने लिखा 1 2 3 4 ऐसे क्रम चलता ही चलता चलेगा। जैसे दुगुना तिगुना, हम दोनों, हम तीनों, प्रत्येक, हर एक, ये जो शब्द है ये अपने आप में एक निश्चित संख्या का बोध करवाते हैं। ऐसे शब्द सदैव निश्चित संख्यावाचक विशेषण के लिए प्रयुक्त होते हैं। बात करें जैसे बहुत, कुछ, अनेक, थोड़ा, काफी आदि शब्द अपने आप में अनिश्चित संख्या का बोध करवाते हैं। बात करें विशेषण के अगले प्रकार के बारे में। विशेषण का जो तीसरा प्रकार है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण परिभाषा क्या होगी? वे विशेषण शब्द जो किसी
माप तोल की, वे विशेषण शब्द जो किसी माप तोल की निश्चित व अनिश्चित मात्रा का बोध करवाते हैं। परिमाणवाचक विशेषण का जो तीसरा प्रकार है परिमाणवाचक विशेषण, इसकी जो परिभाषा होगी वे विशेषण शब्द जो मापतोल की निश्चित व अनिश्चित मात्रा का बोध करवाते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, हमने इससे पहले संख्यावाचक विशेषण पढ़ा। दोनों का अंतर यानी दोनों में अंतर करने के लिए आप एक विशेष बिंदु के बारे में ध्यान रखें कि अगर जिनकी गणना हो सकती है या जिनकी गिनती की जा सकती है वो सदैव संख्यावाचक में माने जाएंगे, और जिनकी गणना नहीं हो सकती या जिनकी गिनती नहीं हो सकती, जिनका मापतोल होता है, वो सदैव परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत माने जाते हैं। और इसकी जो परिभाषा कि वे विशेषण शब्द जो किसी मापतोल की निश्चित व अनिश्चित मात्रा का बोध करवाते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक विशेषण के दो प्रकार होते हैं, एक अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, नंबर 2 निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। सबसे पहले चर्चा करेंगे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। इसकी जो परिभाषा होगी वे विशेषण शब्द जो मापतोल की निश्चित मात्रा का बोध करवाते हैं उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 किलो चीनी तोलो, 2 किलो चीनी तोलो। तो प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ जो मात्रा है किलो में है और संख्या 2 एक निश्चित संख्या है। मात्रा निश्चित होने की वजह से यहाँ जो विशेषण माना जाएगा निश्चित परिमाणवाचक विशेषण माना जाएगा। अगला उदाहरण देखें, पाँच मीटर कपड़ा खरीदा, 5 मीटर कपड़ा खरीदा। तो यहाँ मात्रा निश्चित है, 5 मीटर निश्चित होने की वजह से विशेषण होगा निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। विशेषण का अगला प्रकार अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण परिभाषा होगी वे विशेषण शब्द जो मापतोल की निश्चित मात्रा का बोध नहीं करवाते उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण से समझेंगे, थोड़ा दूध दीजिए, बालक भूखा है। तो यहाँ थोड़ा शब्द है, ये निश्चित नहीं है, निश्चित स्थिति का बोध नहीं करवा रहा। तो यहाँ जो विशेषण माना जाएगा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण माना जाएगा। अगला उदाहरण देखें, कुछ मीटर कपड़ा खरीदा, कुछ मीटर कपड़ा खरीदा। तो यहाँ जो मात्रा है वो निश्चित नहीं है। निश्चित मात्रा नहीं होने की वजह से यहाँ जो विशेषण का प्रकार माना जाएगा वो होगा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये था विशेषण का तीसरा प्रकार। हम बात करेंगे विशेषण के अगले प्रकार के बारे में। विशेषण का जो अगला यानी चौथा जो प्रकार है वो है संकेतवाचक
या सार्वनामिक विशेषण। चौथा जो प्रकार है संकेत या सार्वनामिक विशेषण, इसकी जो परिभाषा होगी, अगर किसी संज्ञा शब्द से पहले सर्वनाम शब्द आए और उसी संज्ञा की विशेषता बताए तो उसे सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। या अगर किसी वाक्य में संकेत पाया जाए, अगर किसी वाक्य में संकेत पाया जाए तो वहां संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण माना जाता है। जैसे वह घर मेरा है, वह घर मेरा है। घर शब्द यहाँ एक संज्ञा शब्द है, वह शब्द यहाँ सर्वनाम शब्द है। परिभाषा भी यही कह रही है, यानी परिभाषा से भी यही समझ में आ रहा है कि संज्ञा से पहले सर्वनाम शब्द आए और उसी संज्ञा की विशेषता बताए तो वहां सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण माना जाता है। जैसे अगला उदाहरण देखें, उस गाय को चारा डालो, उस गाय को चारा डालो। तो यहाँ गाय शब्द एक संज्ञा शब्द है, उस शब्द एक सर्वनाम शब्द है। तो संज्ञा से पहले सर्वनाम शब्द आ रहा है और उसी संज्ञा की विशेषता बता रहा है। तो प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण माना जाता है। संकेतवाचक और सार्वनामिक जो विशेषण है, इसके दो प्रकार होते हैं। इसके भी प्रिय विद्यार्थियों दो प्रकार होते हैं। एक तो मौलिक, एक होता है यौगिक। मौलिक किसे कहेंगे कि वे सर्वनाम शब्द जो अपनी मूल अवस्था में प्रयुक्त होते हैं। जैसे मैंने वह शब्द लिखा, ये मौलिक सार्वनामिक शब्द है। यौगिक क्या होते हैं कि वे सर्वनाम शब्द जो प्रत्यय के योग से बनते हैं और संज्ञा की विशेषता बताते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा उस शब्द, जैसे ऐसा शब्द, ये अपने आप में यौगिक सर्वनाम शब्द माने जाते हैं। अब बात करते हैं विशेषण के अगले प्रकार या यानी कि अंतिम प्रकार के बारे में। तो विशेषण का जो नंबर अंतिम प्रकार है व्यक्तिवाचक विशेषण। व्यक्तिवाचक विशेषण, व्यक्तिवाचक विशेषण की जो परिभाषा होगी, वे विशेषण शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान विशेष की विशेषता बताते हैं, उन्हें व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे बनारसी साड़ी, मैंने उदाहरण लिखा बनारसी साड़ी। तो यहाँ साड़ी शब्द की विशेषता बताई जा रही है, तो साड़ी शब्द तो होगा यहाँ विशेष्य, बनारसी जो शब्द होगा वो होगा विशेषण। ये बनारसी शब्द है, ये बनारस से मिलकर बना है। बनारस शब्द अपने आप में व्यक्तिवाचक संज्ञा का शब्द माना जाता है और बनारस शब्द में टी प्रत्यय जोड़ने से जो विशेषण बना वो बना बनारसी। इसी प्रकार अगला उदाहरण देखें, जोधपुरी जूती। यहाँ विशेष्य जूती शब्द होगा, जोधपुरी शब्द अपने आप में विशेषण शब्द माना जाएगा। जैसे मैंने अगला उदाहरण लिखा जयपुरी रजाई। रजाई शब्द अपने आप में विशेष्य शब्द है, जयपुरी शब्द विशेषण माना जाएगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये था विशेषण का अंतिम प्रकार। विशेषण का अंतिम प्रकार था। तो हो सकता है कई बार परीक्षा में क्या होता है कि विशेषण की परिभाषा से प्रश्न नहीं बनता, विशेषण के प्रकारों से प्रश्न नहीं बनता। तो प्रश्न कई बार या अधिकांश जो प्रश्न बन जाता है
वो आता है विशेषण की अवस्थाओं से। तो हम एक बार विशेषण की अवस्थाओं के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। विशेषण की कुछ अवस्थाएं होती है जहां से परीक्षाओं में अधिकांशतः परीक्षाओं में प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो विशेषण की 3 अवस्थाएं होती है, एक बार उनके बारे में चर्चा करते हैं। विशेषण की अवस्थाएं। विशेषण की प्रिय विद्यार्थियों 3 अवस्थाएं होती है। सबसे पहले मूलावस्था। जो मूलावस्था की परिभाषा होती है कि वे विशेषण शब्द जो अपनी मूल अवस्था के लिए प्रयुक्त होते हैं, यानी विशेषण के वे शब्द होंगे जो एक मूल अवस्थाओं के लिए प्रयुक्त होंगे, तो उन्हें विशेषण की मूलावस्था कहेंगे। जैसे आदित्य सुंदर है, आदित्य सुंदर है। विशेषण की जो दूसरी अवस्था होगी उत्तरावस्था। उत्तरावस्था की परिभाषा वे विशेषण शब्द जो 2 संज्ञा व सर्वनाम के मध्य तुलना के लिए प्रयुक्त होते हैं, उन्हें विशेषण की उत्तरावस्था कहा जाता है। जैसे आदित्य सिद्धार्थ से सुंदर है। तो यहाँ 2 संज्ञा शब्दों के मध्य तुलना के अर्थ का बोध हो रहा है, तो यहाँ विशेषण की उत्तरावस्था मानी जाती है। जैसे विशेषण की जो तीसरी अवस्था है उत्तमावस्था। उत्तमावस्था की परिभाषा होगी कि वे विशेषण शब्द जो 2 या 2 से अधिक संज्ञा व सर्वनाम की विशेषताओं के लिए प्रयुक्त होते हैं, परंतु दोनों में से किसी एक को बहुत ही अच्छा या बहुत ही बुरा बताया जाता है। यानी 2 के मध्य तुलना करके किसी एक को श्रेष्ठ या किसी एक को हीन बताया जाता है, वहां विशेषण की उत्तम अवस्था मानी जाती है। जैसे उदाहरण से समझेंगे, आदित्य सबसे सुंदर है। ये थी प्रिय विद्यार्थियों विशेषण की कुछ अवस्थाएं, यानी विशेषण की जो 3 अवस्थाएं थी, इनकी परिभाषा पे हमने उदाहरण के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की। कई बार क्या होता है प्रिय विद्यार्थियों की अवस्थाओं के बारे में, या जो विशेषण की कुछ अवस्थाएं हमने पढ़ी है या विशेषण की कुछ अवस्थाओं के बारे में हमने चर्चा की है, वहां से उदाहरण सहित प्रश्न नहीं पूछा जाता, कुछ शब्द आ जाते हैं और वहां से परीक्षाओं में प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो अगर यहाँ से भी प्रश्न नहीं बनता तो फिर प्रश्न कहाँ से बनेगा, तो विद्यार्थियों उसके बारे में चर्चा करते हैं। जैसे एक तरफ मैंने लिखा मूलावस्था, इधर उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। यहां से परीक्षा में अधिकांशतः सीधा सीधा प्रश्न बन जाता है कि बताइए निम्नलिखित शब्द विशेषण की कौन सी अवस्थाओं के अंतर्गत प्रयुक्त होता है। तो जैसे मैंने लिखा प्रिय शब्द, प्रिय शब्द ये मूलावस्था के अंतर्गत माना जाएगा। इसका उत्तरावस्था में प्रयोग करेंगे तो यहाँ प्रिय से बन जाएगा प्रियतर, उत्तमा में प्रयुक्त करेंगे तो वो हो जाएगा प्रियतम। इसी प्रकार प्रिय विद्यार्थियों जैसे मैंने शब्द लिखा कोमल, उत्तरा में हो जाएगा कोमलतर, उत्तमा में हो जाएगा कोमलतम। इसी प्रकार गुरु, गुरुतर, गुरुतम। जैसे श्रेष्ठ,
श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम, जैसे लघु, लघुतर, लघुतम। तो ये थे विशेषणों की कुछ अवस्थाओं से जो महत्वपूर्ण शब्द बनते हैं। यहाँ से परीक्षाओं में सीधा सीधा प्रश्न बनता है कि प्रिय शब्द विशेषण की कौन सी अवस्थाओं के लिए प्रयुक्त होता है, तो यहाँ होगा मूलावस्था। इसका जो उत्तरावस्था में प्रयोग होगा वो होगा प्रियतर, उत्तमा में हो जाएगा प्रियतम। जैसे मूलावस्था में प्रिय विद्यार्थी, यहाँ मूल अवस्था का बोध हो रहा है। उत्तरावस्था में जैसे अवस्था के अंतर्गत तर शब्द का उच्चारण हो रहा है, उत्तर, इसी प्रकार बनने वाले शब्द के अंतर्गत भी अंत में तर का उच्चारण होगा। जैसे प्रियतर, कोमलतर, गुरुतर, श्रेष्ठतर, लघुतर। इधर उत्तम, इधर बन जाएगा प्रियतम, कोमलतम, गुरुतम, श्रेष्ठतम और लघु। तो चलिए प्रिय विद्यार्थियों, आज का जो बिंदु था विशेषण, इसके बारे में हमने विस्तार पूर्वक चर्चा की। मुझे उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर फिर भी आपको कुछ शंका लगती है तो हम कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट्स लिखें और हमें अपने सुझाव साझा करें। चलिए आज के लिए धन्यवाद।